हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक। ये आपका जो सेकंड पेपर है उसका यूनिट फर्स्ट मॉड्यूल का यूनिट 5 है। ठीक है, 5वां चैप्टर है ये, यूनिट 5। तो चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से 5 से 6 से 7 से 8 तक नंबर के आप मान सकते हैं। 8 नंबर तक के क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर में से आते हैं। और ये चैप्टर आपका ये तो जीआईबी का भी आप एग्जाम देंगे, इसको क्लियर कर लेंगे आप, तो फिर सीआईबी में भी आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक आना चाहिए क्योंकि सीआईबी का भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स ये सब फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं। देखिए क्या है इसमें, ज़्यादा इसमें थ्योरी वैसे नहीं पूछते, मतलब थ्योरी मतलब जैसे बिल्कुल फंडामेंटल्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज हम सभी को पता है। जैसे हमारे पास जैसे आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब रखती है अपने पास, उसके पास हर तरह की फॉरेन करेंसीज होती है। ठीक है, हम लोगों के पास नहीं है। जो लोग फॉरेन ट्रैवल पे जाते हैं ना, तो उनको कुछ टाइम के लिए, जैसे अभी आप यूएसए जा रहे हो तो आपको डॉलर चाहिए, तो ठीक है आप कहीं से जाकर डॉलर करवा लीजिए मतलब, और आपके पास कुछ जो पैसा बच जाता है, जैसे आपने यूएस में गए, आपने ऐसे घूमने के लिए गए 1 हफ्ते के लिए, तो आपने जितने डॉलर खरीदे वो पूरा आपका यूज़ नहीं हो पाया, तो जो डॉलर बच जाता आपके पास, मान लीजिए आपने 1000 डॉलर लिए थे, ठीक है, तो आपके 900 डॉलर खर्च हो गए और 100 डॉलर बच गए। तो उसका भी एक टाइम रहता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर, वो शायद 1 महीना, पता नहीं कितना, वो एक्जैक्टली 20 एग्जैक्ट डे में कोई याद नहीं है, तो उसमें आप वापस कर सकते हैं। तो हम लोग नहीं रख सकते मतलब, ठीक है, वो सिर्फ हमारी अथॉरिटी यानी आरबीआई ही रख सकती है। तो फॉरेन एक्सचेंज हम सभी को पता है, डिफरेंट करेंसीज को फॉरेन एक्सचेंज का नाम दिया जाता है। ज़्यादातर यूएस डॉलर होगा, यूरो होगा और पाउंड होगा, ब्रिटिश पाउंड। ये 3-4 ही ज़्यादा, 4-5 ही ज़्यादा करेंसीज है जो ज़्यादा यूज़ में होती है। ठीक है, और इंडिया फॉरेक्स मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? इंडिया फॉरेक्स मार्केट आरबीआई के अंडर आती है। ठीक है, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स क्या होते हैं। अगर आप डायरेक्ट कोड का ये क्वेश्चन कई बार आपको थ्योरी में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कोड का मतलब है, आप इसका डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कोड कैसा होता है। सो डायरेक्ट कोड, देखिए, अगर मैंने बोला $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, हम यही तो बोलते ज़्यादातर। कभी भी हम रेट पूछते हैं क्या रेट चल रहा है, ऐसा नहीं बोलते $1 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना पैसा, तो वो हम डायरेक्ट कोड ही बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल हम सेंस में बात करते हैं तो हम डायरेक्ट कोड ही होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट कोड क्या हुआ, $1 अगर हम 60 रुपीज़ बता रहे हैं तो ये एग्जाम्पल है किसका, डायरेक्ट कोड का। तो अगर मैं इसी को एक लाइन में मतलब थ्योरी में मतलब इसको डिफाइन करूँ तो क्या होगा, वो होगा कि इट इज़ द प्राइस ऑफ करेंसी। ठीक है, ये तो हमें पता है, मीन्स $1 कैन बी एक्सचेंज अल्टरनेट वी में पे 60 रुपये डॉलर एक्सचेंज कैन बी इधर। हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन ये रहा, देखिए, ए डायरेक्ट कोड इज द होम करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, आपको फॉरेन करेंसी का सिर्फ 1 यूनिट लेना है और उसके बराबर कितना होम करेंसी आ रहा है, तो डायरेक्ट कोड होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कोड इज अ होम करेंसी प्राइस कितना प्राइस आ रहा है, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। आपने क्या किया था, फॉरेन करेंसी के आगे 1 तो लगाना ही लगाना है। अगर आपको डायरेक्ट बोलना है तो ये $1 ही होगा हमेशा। ठीक है, ये चीज़ बदलेगी। तो डेफिनेशन क्या हुई कि डायरेक्ट कोड इज अ होम करेंसी प्राइस। ये रुपीज़ क्या है हमारी, ये है हमारी होम करेंसी। होम करेंसी मतलब हमारी अपनी कंट्री की करेंसी। ठीक है, तो होम करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इस तरह से आपको 1 नंबर का डेफिनेशन पूछ सकता है, तो हमें ये पता होना चाहिए $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। और अगर मेरे को इनडायरेक्ट कोड जानना हो तो इनडायरेक्ट कोड जस्ट डायरेक्ट कोड का अपोजिट होता है। कैसे, डायरेक्ट कोड में जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर क्या है, ये फॉरेन करेंसी है, रुपीज़ होम करेंसी है। डायरेक्ट कोड में फॉरेन करेंसी को 1 यूनिट रखा जाता है, मतलब उसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। ये चीज़ घटेगा बढ़ेगा जो भी और रेट चलेगा मार्केट में उस हिसाब से। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट कोड की बात करें तो ये चीज़ जो है ना, ये घटेगा बढ़ेगा और ये फिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/60 डॉलर, मैं यहाँ पे रुपीज़ के आगे ये जो 60 है ना, इसको मैं यहाँ नीचे भेज सकती हूँ ना। नॉर्मल मैथ्स का जो कैलकुलेशन है कि मेरे को 60 नहीं चाहिए तो मैं नीचे भेज देती हूँ, 1/60 डॉलर हो जाएगा, इज इक्वल टू रुपीज़ के आगे कुछ बचा नहीं तो 1 ही लिखेंगे। तो मैंने लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट लिख लिया, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/60 डॉलर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो $1 60 रुपीज़ को हमने लिखा 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/60 डॉलर। तो 1 रुपीज़ को हमने क्या किया, रुपीज़ के आगे यूनिट लगा दिया, मतलब आपने यूनिट रुपीज़ की वैल्यू। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा 1/60।
ठीक है। तो 1/60 का वैल्यू आएगा $0.0167, $0.0167। देखिए 1/60, $0.0166 बहुत बार है तो हमने इसको 7 कर दिया, ठीक है। तो $0.0167, तो ये क्या है, 1 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट में जो आपका होम करेंसी है वो यूनिट हो जाता है, और डायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी आपका यूनिट हो जाता है, बस यही डिफरेंस है। तो देखिए इनडायरेक्ट कोट ऑफ फॉरेन करेंसी यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी प्राइस। तो आपको अब डॉलर का प्राइस बताना है, वो घटेगा बढ़ेगा, किस हिसाब से बढ़ेगा, जो भी मार्केट में रेट चल रहा होगा, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी, इस केस में आपको होम करेंसी को 1 यूनिट लेना है, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट के थ्योरी में क्वेश्चन आ जाते हैं, और बोला डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट का जस्ट अपोजिट होता है। अब अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल होता है। डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 बाय इनडायरेक्ट कोट। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, इस चैप्टर में मैंने बोला कि 5 से 6 से 7 से 8 नंबर तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि एक वीडियो में जैसे 20 से 22 मिनट का अपलोड कर सकती हूँ, और मैं आपको बहुत ज़रूरी कंसेप्ट जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार ये डायरेक्ट कोट आपको ऐसा लिख के देते हैं, जैसे $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। तो ये क्या है, डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है, और ज़रूरी नहीं है ये आपको हमेशा डॉलर दिखे, ठीक है। तो कई बार आपको ये यूरो भी दिख सकता है या कुछ पाउंड भी दिख सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे रुपीज़ ही रहेगा, क्योंकि हम इंडिया में ना, तो हमारे को होम करेंसी रुपीज़ की टर्म में ही बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 यूरो भी दिया, कुछ भी दिया, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन देके पूछ सकता है, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें पूछेगा कौन सा इसमें डायरेक्ट कोट है, कौन सा इनडायरेक्ट कोट है, या कई बार इसका थ्योरी में क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट 1 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन में से आता है। सेकेंड है क्रॉस रेट, 2 से 3 नंबर, 2 नंबर आप मान लीजिए, 2 से 3 नंबर, या 2 नंबर तो मान ही लीजिए पक्का कि क्रॉस रेट में से आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए क्रॉस रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम जो कुछ मैथ्स कैसे क्वेश्चंस करते थे ना, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू कुछ वैल्यू था, मान लीजिए 2, फिर b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू कुछ वैल्यू 3। कोई हमसे जानना चाहे कि a डिवाइडेड बाई c का क्या वैल्यू है, तो हम क्या करते थे, हमें पता है कि a डिवाइडेड बाई b, b डिवाइडेड बाई c, तो हमें पता है ये कैंसिल हो सकता है अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई b डिवाइडेड बाई c, तो b से b कैंसिल और a और c में रिलेशन, तो वही आपका क्रॉस रेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट वालों को हमने मल्टीप्लाई करते तो राइट वालों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा मैथ्स का कंसेप्ट था, ठीक है। क्रॉस रेट हमने 10th क्लास में बहुत ऐसे क्रॉस रेट वाले क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे, और करेंसीज का बात होगा, ठीक है। करेंसीज को एक्सचेंज करके आप दूसरी करेंसी खरीदेंगे। तो इसमें आपको उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक ऊपर है एक नीचे है, ये दोनों क्रॉस रेट के ऊपर है। पहले ऊपर वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ से पढ़िए, इफ ए पर्सन वांट टू रिमिट यूरो फ्रॉम इंडिया, इफ ए पर्सन वांट टू रिमिट यूरो फ्रॉम इंडिया एंड एज ए बैंकर फॉर सेक रुपीज़ यूरो आर नॉट, ठीक है। तो उसको यूरो और रुपी के में रिलेशन चाहिए, मतलब कितना यूरो कितने रुपीज़ के बराबर, क्योंकि वो क्या करना है, ए पर्सन वांट टू रिमिट यूरो फ्रॉम इंडिया, इंडिया से भेजना चाहता है वो यूरो, ठीक है। एंड एज ए बैंकर्स फॉर द आर्ग्यूमेंट से रुपी एंड यूरो आर नॉट, तो इंडिया में ज़्यादा रुपी चलता है और वो यूरो भेजना चाहता है इंडिया से, ठीक है। रिमिट करना मतलब पैसा भेजना, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। ज़्यादातर इंडिया में यूरो और रुपी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता, इंडियन करेंसी का ज़्यादातर डॉलर से होता है, ठीक है। आर नॉट नॉर्मली कोटेड एंड देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट बाय डॉलर अगेंस्ट द रुपी। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं, हम क्या करेंगे, पहले उस बंदे के पास, जो बंदा है पर्सन, मान लीजिए इस पर्सन का नाम है मिस्टर ए, ठीक है। तो मिस्टर ए के पास क्या ऑप्शन बचा कि वो बैंक को पैसे दे रहा है और बोल रहा है कि मेरा बेटा रहता है और उसको यूरो भेजना है किसी फॉरेन कंट्री में जहाँ पे यूरो करेंसी चलती है, जैसे जर्मनी में शायद यूरो का चलता है, या कोई भी करेंसी जहाँ पे यूरो चलता है। तो उसने बोला मुझे वहाँ यूरो भेजना है, तो उसने बैंक को पैसे दिए, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए दिए और बोला यूरो में इसको कन्वर्ट करके भेज दीजिए। बैंक उसको बोल रहा है कि यूरो और रुपये में तो कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, ऐसा कोई कोट मतलब ऐसा कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं, जैसे $1 इज इक्वल टू 70 कुछ है ना, 69 पॉइंट कुछ, तो 70 के आसपास मान लीजिए, तो वैसा है। पर ऐसा कुछ यूरो और रुपये में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, बैंक उसको बोल रहा है, उस मिस्टर ए को। तो वो बोल रहा है लेकिन ठीक है, हाँ, व्हाट वी हैव टू डू इज़ फर्स्ट बाय डॉलर अगेंस्ट द रुपी। तो बैंक कह रहा है कि आपके ये रुपये लेके पहले आप डॉलर खरीद लीजिए, ठीक है, रुपए दीजिए, पहले वो डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए आप उसको, एंड द सेम डॉलर विल बी डिस्पोज्ड ऑफ ओवरसीज टू एक्वायर द यूरो।
तो उसी डॉलर को आप क्या कर सकते हैं कि बाहर अपना जहाँ पे भी यूरो और डॉलर का रिलेशन चलता है तो वहाँ पे हम उसको उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ताकि हमारे को फाइनली यूरो मिल जाए और वो यूरो हम आपके बेटे को भेज दें जहाँ पे भी वो है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। इफ़ द रेट्स इन मुंबई मार्केट, तो अभी मुंबई मार्केट में क्या रेट चल रहा है कि $1 का कीमत कितना है 60.8450। ठीक है, 545 ये आपका मुंबई में रेट चल रहा है। एंड रेट्स इन लंदन, लंदन में क्या रेट चल रहा है? लंदन में रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू यूरो। वहाँ पे जो लंदन मार्केट है वहाँ पे हर करेंसी का रेट होता है। जैसे इंडिया में तो कुछ और रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे यूरो और डॉलर में रिलेशन दिया है कि मतलब वो करेंसी कोट है, सो वी विल गेट डॉलर। तो देखिए अब हमें क्या होगा। सो पहले हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम डॉलर खरीद रहे हैं। कैसे हम डॉलर खरीद रहे हैं? वी विल गेट $1 फॉर रुपीज़ दिस बाइंग। ये जो इसमें एक याद रखिए, जो इसमें आगे रेट्स होता है ना, ये आगे का रेट और पीछे का रेट। ठीक है, जो दो रेट्स गिवन होता है, आगे का रेट और पीछे का रेट, तो जो आगे वाला होता है उसको बोलते हैं बाइंग रेट। ये जो स्लैश का साइन होता है ना, इससे लेफ्ट वाले रेट को बोलते हैं बाइंग और पीछे वाले को बोलते हैं सेलिंग। ठीक है, तो आगे वाला जो रेट है देखिए, जैसे आपको ये दिया है रेट ज़्यादातर ऐसे ही देते हैं 60.1243 और 46 ऐसा कुछ रेट दिया। तो जो स्लैश, जो साइन होता है स्लैश का साइन, उससे लेफ्ट वाले रेट को बोलते हैं बाइंग रेट और उसके राइट वाले को बोलते हैं सेलिंग रेट। पहली बात, ठीक है, बाइंग रेट सेलिंग रेट। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए 43 है 46 है, तो मैं बोलूँ मैं ये स्लैश नहीं चाहती, मेरे को अलग से आप बताओ बाइंग रेट क्या होगा, तो मैं ऐसे लिखूँगी 60.1243 होगा बाइंग रेट। ठीक है, ये होगा बाइंग रेट। और मैं जानना चाहूँगी सेलिंग रेट क्या होगा, तो पूरा सेम टू सेम आएगा। लास्ट में कितना डिजिट है? ये 46। कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट इसकी 2 डिजिट को रिप्लेस करेगा। ठीक है, बाकी चीज़ सेम टू सेम होगा, तो बाकी चीज़ सेम टू सेम लिखिए। 60 भी वैसी होगा, 12 भी वैसी होगा, बस 46 रिप्लेस होगा। समझ आया कैसे आप बाइंग और सेलिंग रेट ऐसे स्लैश से अलग करके लिखते हैं। ठीक है, तो बाइंग रेट हो जाएगा 60.1243 और सेलिंग हो जाएगा 46। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बाइंग रेट दिया है 60.323 और सेलिंग रेट यहाँ पे ऐसे 1 दिया है। ठीक है, तो मुझे पता है आगे वाला हमेशा बाइंग होता है, ये जगह फिक्स है। जैसे बंटवारा नहीं करते, तो आगे वाला का बंटवारा कर दे कि आपको बाइंग रेट लगाएंगे, पीछे वाला का बंटवारा वो नहीं बदल सकता। ठीक है, वो कागज कागज हो गया, तो आप इसका जगह मत बदलना। आगे वाला हमेशा बाइंग होगा और पीछे वाला सेलिंग होगा। अब देखिए, मैं बाइंग रेट और सेलिंग रेट को अलग करना चाहती हूँ, तो कीजिए। बाइंग रेट क्या आएगा? 60.323। ये तो सिंपल है, देख के उतार दिया हमने। ये दीवार मतलब स्लैश के इधर वाला। अब मुझे सेलिंग रेट लिखना है 60 पॉइंट। देखिए ये एक कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो ये इसकी सिर्फ 1 डिजिट को रिप्लेस करेगा और बाकी चीज़ें सेम टू सेम। सेम टू सेम मतलब 60 भी ऐसे उतारा मैंने, पॉइंट भी ऐसे उतारा, 3 तक उतारा और ये 1 है। ठीक है, तो जितना डिजिट यहाँ होता है वो उसकी उतनी डिजिट को रिप्लेस करता है। अगर यहाँ 3 होता तो तीनों डिजिट को रिप्लेस कर देता। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 होता तो रेट आ जाता सेलिंग 60.123। ठीक है, तो ये जितना डिजिट है ये अपने इधर बगल वाले को, मतलब अपने लेफ्ट वाले की उतनी डिजिट को रिप्लेस करता है और आगे वाला हमेशा बाइंग और पीछे वाला हमेशा सेलिंग होता है। ठीक है, तो देखिए अब हो क्या रहा है, ये हमें जो रेट दिया है हमें पता लग गया $1 इज इक्वल टू, अगर बाइंग चलेगा तो ये रेट लगेगा 60.8450 और सेलिंग लगेगा तो ये चलेगा। ठीक है, तो हमें ये जानना है। तो पहले देखिए आपको यहाँ पे यूरो का रिलेशन दिया है। पहले आप यूरो वाली मार्केट से आइए। देखिए क्या करना है, US $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू क्या दिया है वहाँ पे? लंदन मार्केट में क्या रेट चल रहा है? वहाँ पे चल रहा है $1 इज इक्वल टू $0.7587 ये रेट चल रहा है। ठीक है, $1 इज इक्वल टू €0.7587 ये रेट चल रहा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे रिलेशन चाहिए यूरो और रुपये में, क्योंकि उस बंदे के पास पैसे और वो यूरो में कन्वर्ट करके अपने बेटे को भेजना चाहता है। ठीक है, तो मुझे डॉलर नहीं चाहिए। तो देखिए हमें एक वैल्यू भी दिया है यहाँ पे। उसके बाद हमें दिया है कि US $1 इज इक्वल टू 60.845 US $1 का वैल्यू कितना दिया है? $1 का वैल्यू दिया है 60.8450 और 545। अब इसमें से हमें लेना कौन सा है? देखिए बैंक अपने कस्टमर को क्या कर रहा है? बैंक अपने कस्टमर को डॉलर बेच रहा है या क्या कर रहा है? बैंक उसको डॉलर बेच रहा है। ठीक है, उससे रुपये ले रहा है और उसको डॉलर दे रहा है। ठीक है, और बैंक उसके बिहाफ में लंदन मार्केट में यूरो खरीदेगा। ठीक है, बैंक खरीदेगा उसके बिहाफ पे, पर पहले वो कस्टमर को डॉलर दे रहा है, यानी बैंक की पॉकेट से। मतलब कैसे पता लगेगा बाई हो रहा है या सेल हो रहा है? तो जो भी आप बाई या सेल हो तो आप केस देखना कि पैसा बैंकों के, मतलब बैंक का
मान लीजिए बैंक का तिजोरी है, ठीक है, तिजोरी से पैसा बाहर जाएगा या अंदर। वैसे आजकल कुछ ऐसा तिजोरी वाला सिस्टम नहीं, सब ऑनलाइन होता है, पर आपको ये समझ आने के लिए आप दिमाग में तिजोरी वाला इमेजिनेशन कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन पैसा भी तो तिजोरी टाइप ही तो हो गया, ठीक है, वो एक इमेजिनरी तिजोरी मान लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे जब कस्टमर आपको पैसा देगा, ठीक है, आपकी तिजोरी से डॉलर जाएगा या आएगा, ये बताइए। आपकी तिजोरी में क्या आए, जिसकी बात हो रही है यहाँ पे डॉलर की बात हो रही है ना, तो हमें डॉलर का जानना है। तो आपकी अभी डॉलर वो खरीद रहा है या बेच रहा है, कस्टमर ने उसको वो दिया, क्या बोलते हैं, कस्टमर ने उसको रुपीज़ दिए, तो डॉलर बेचा ना, भले ही वो उसको डॉलर दे रहा है तो बैंक की भाषा में उसको बेचना बोलते हैं, ठीक है। तो हम मानेंगे कि बैंक उसको बेच रहा है। तो बाइंग रेट क्या होता है और सेलिंग रेट क्या होता है, तो वो जान लीजिए। जब भी बैंक कभी कस्टमर से कुछ खरीदेगा तो वो बाइंग रेट लगाएगा, मतलब हमेशा बाइंग रेट सेलिंग रेट से कम होता है, ठीक है। प्रीमियम में, इसको प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है थोड़ी देर में भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि क्या क्या केसेस है उसको आप रहने दीजिए, अभी जो केस है उसको समझिए। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि कस्टमर से बैंक मिला और बाइंग रेट बैंक कब लगाता है, सेलिंग। ज़्यादातर जो नॉर्मल केस होता है जिसको हम प्रीमियम केस बोलते हैं, उसमें ये बाइंग रेट आपको ज़्यादा मिलेगा सेलिंग से, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि बाइंग रेट आपको कम मिलेगा सेलिंग रेट से। क्यों, क्योंकि बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर से जब कुछ खरीदता है ना, तो वो कम रेट पे खरीदता है, और बेचता है तो ज़्यादा पे बेचेगा, ठीक है। मान लीजिए आप जैसे एक बैंक ने एक कस्टमर से कुछ खरीदा, ठीक है, कुछ खरीदा यानी बाइंग किया, बाई किया था। तो जैसे मान लीजिए $1 का रेट चल रहा था 70 रुपये ना, तो मैं मान लेती हूँ 69.72 मान लीजिए, और 71 76, ठीक है। तो ये बाइंग रेट है। बाइंग रेट क्या है 69.72, और सेलिंग रेट क्या है 69.76। मैंने बोला बाइंग कम होता है और सेलिंग ज़्यादा होता है, नॉर्मल जो प्रीमियम का केस होता है, ठीक है। ज़्यादातर प्रीमियम के केस होते हैं, बहुत कम केसेस डिस्काउंट के होते हैं। तो अभी अगर बैंक अपना कुछ, बैंक के पास कोई सामान तो है नहीं ना, कि कुछ बक्सा है, कुछ और है, कुछ सामान नहीं है, तो बैंक क्या बेच सकता है। बैंक तो जो बैंकों का मेन प्रोडक्ट है वो पैसा ही है, वो अलग अलग करेंसीज है। तो बैंक क्या खरीद और बेच सकता है, बैंक अपनी अलग अलग करेंसीज खरीद और बेच सकता है, ठीक है। तो बैंक अगर किसी कस्टमर को डॉलर बेचेगा, ठीक है, बैंक अगर किसी कस्टमर को डॉलर बेचेगा तो वो हाई रेट लगाएगा, और अगर बैंक किसी कस्टमर से डॉलर खरीदेगा तो वो लो रेट लगाएगा, ठीक है। समझ आया। अगर कुछ भी खरीदेगा तो हाई रेट और बेचेगा तो लो रेट, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हमारा क्लियर हुए कैसे। और खरीदेगा मतलब उसको, बंदे को कोई उसका फॉरेन में है, उसके लिए पैसा ट्रांसफर करना है, तो मतलब बैंक के अकाउंट से गया, भले सामने का कस्टमर ले रहा है या उसी जो आपका कस्टमर का रिलेटिव कहीं फॉरेन में ले रहा है, पर आपकी पॉकेट से पैसा गया, आपकी तिजोरी से पैसा गया, तो आपके लिए हो जाएगा वो बाइंग रेट, ठीक है। सॉरी, वो हो जाएगा आपके लिए सेलिंग, कि आपने उसको बेच दिया। और अगर आपकी तिजोरी में पैसा आएगा तो हो जाएगा बाइंग, ठीक है। तो बैंकों की तिजोरी में अगर पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, तो हो जाएगा बाइंग, बैंक कुछ खरीद रहा है। और अगर पैसा जा रहा है तो हो जाएगा सेलिंग। क्यों, क्योंकि बैंक डॉलर खरीद रहा है इसलिए डॉलर आ रहा है, इसलिए हो गया बाइंग। और डॉलर जा रहा है, बैंक बेच कर रहा है, तो सेलिंग, ठीक है। और बाइंग और सेलिंग का जो मार्जिन बचता है वही बैंकों का प्रॉफिट का सोर्स होता है, ठीक है। उसी से बैंक प्रॉफिट कमाता है। 10 रुपये में मान लीजिए 69.72 में बेचा, मतलब डॉलर खरीदा, फिर वही डॉलर उसी रेट में बेच दिया, तो बैंकों को भी तो कुछ मार्जिन होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए बैंक हमेशा बाइंग रेट कम और सेलिंग रेट ज़्यादा रखता है, क्योंकि वो भी जो अपना सर्विस दे रहे हैं उनको भी तो अपना मार्जिन कमाना है ना, तो इसी वजह से बाइंग रेट हमेशा कम और सेलिंग रेट ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अभी इस केस में पहले क्या हो रहा है, पहले जो डॉलर का रेट है इसमें देखिए, ये आगे का रेट बाइंग है 60.8450 बाइंग है, ये पीछे वाला 60.8 3 डिजिट है ना 545, तो मैं इसकी 450 की 3 डिजिट को रिप्लेस कर दूंगी सेलिंग रेट जानने के लिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, बैंक अपने कस्टमर को क्या कर रहा है, कस्टमर तो रुपये लेके आया और उसने बोला कि यूरो में ट्रांसफर कर दो, यही तो हो रहा है इस केस में। तो बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा मेरे पास एक काम कीजिए, डॉलर रखे हैं, आप ही डॉलर ले जाइए। अब ले जाइए मतलब बैंक की तिजोरी से बाहर है, भले ही वो कस्टमर के हाथ में नहीं दे रहा, क्योंकि वो कस्टमर तो लंदन बैंक में जाके मार्केट में नहीं काम कर सकता ना, वो तो काम बैंक का ही है, उसका भी बैंक अलग से मतलब वो करेगा। पर ये जो पर बैंक की तिजोरी से तो भी डॉलर चला गया ना, तिजोरी मतलब उसके ऑनलाइन खाते से, वहाँ रुपये आ गया वो अलग बात है, पर डॉलर गया ना, तो बैंक के लिए सेलिंग हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बैंक क्या करेगा, पहले उस कस्टमर को जिसने रुपये दिए हैं, तो उसको पहले $1 इज इक्वल टू कितने रुपये हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सेलिंग रेट लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि डॉलर बैंक के खाते से बाहर जा रहा है, और वो आ कहाँ रहा है, वो कस्टमर के पास आ रहा है, हाथों में नहीं आ रहा, वो भी बैंक के पास ही है, वो कस्टमर के लिए उसको आगे वो यूरो मार्केट में लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेट है 60.8450 और 545, तो यहाँ पे सेलिंग रेट आ जाएगा 60.545, इसीलिए यहाँ पे सेलिंग रेट US $1 का वैल्यू 60.8545 ये लिया। तो जो भी हम कर रहे थे, $1 का क्या वैल्यू लिया इन्होंने 60.8545 इज इक्वल टू 0.7587 यूरो। तो ठीक है, ये क्या आ गया
ये रुपीज़ में आ गया ना, ठीक है। $1 इज इक्वल टू दिस मच रुपीज़ और $1 इज इक्वल टू दिस मच यूरो। तो रुपीज़ और यूरो में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 यूरो हाउ मच रुपीज़, ये डिवाइड में आ जाएगा 0.7587, ठीक है। तो 0.75 से इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, डॉलर इज इक्वल टू रुपीज़। तो $1 का मुझे वैल्यू पता है, कौन सा मैं वैल्यू लूँगी, मैं वो वैल्यू लूँगी जो मुझे चाहिए। अब कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर तो उसको बैंक क्या कर रहा है, बैंक कस्टमर को डॉलर बेच रहा है, ठीक है। तो बैंक की पॉकेट से तो डॉलर गया ना, इसलिए यहाँ पे सेलिंग रेट लगेगा, बाइंग नहीं सेलिंग रेट लगेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे, 80.12, तो 1 यूरो का वैल्यू इतना रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हम बोलते हैं क्रॉस रेट। इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना, तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो पूरा 2 मार्क्स का आएगा। तो देख लीजिए आप, इस तरह के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये फॉरेन एक्सचेंज के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को वो प्रैक्टिस करना है। और चेन रूल क्या होता है, ये तो क्रॉस रेट है ना, चेन रूल में 2 और 3 चीज़ आ जाएगी। चेन में जैसे A/B, B/C, C/D, तो जो कैंसिल होता जाएगा वो हो जाएगा। चेन रूल ज़्यादा नहीं है आपका, क्रॉस रेट ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं आपको इसका पार्ट 2 में आपको वैल्यू डेट्स आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए।